बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद क्या है। इसमें भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं क्योंकि वो जो बुक है ना उस पर तो ज़रा होता है ना एक्सपेंड करके डिटेल से। तो इसमें ज़रा टू दी पॉइंट हो तो उसको समझना और याद करना ज़रा इजी हो जाता है। तो अच्छा, फर्स्ट इसमें हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। यानी एक एटम आपके पास है और इसको आपने गैस फेज में लेना है। गैस फेज में भी लेने की रीजन है क्योंकि आपको पता है सॉलिड हो तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और है, लिक्विड में और है। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना होने के बराबर हैं। एटम्स में फिर वो बॉन्डिंग फोर्सेस भी नहीं होती। अकेला एटम होता है उस वक्त जो आप उसको एनर्जी देंगे तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में इस्तेमाल होगी, कई सी और प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होती। तो वो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताती है उस एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए चाहिए होता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट तो ये है कि ये इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक और पॉजिटिव। आपको पता है एक्सोथर्मिक को हम माइनस नेगेटिव का साइन देते हैं और जो एंडोथर्मिक होती है उसको पॉजिटिव का साइन, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप कहेंगे सर ये ऑलवेज एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है किसी एटम से तो वो खुद ब खुद तो कभी भी लूज नहीं करेगा। हमें उसकी न्यूक्लियस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करके उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसलिए हमें हमेशा एनर्जी लगानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, फिर जाके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक होगा। तो इसमें हम ये पॉइंट लिखते हैं कि ये हमेशा आपका पॉजिटिव या एंडोथर्मिक ही रहता है, कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक या नेगेटिव नहीं होती। एमसीक्यू के हवाले से भी आपने पॉइंट रखना है। आपके नोट्स में ये फर्स्ट जो आपका ये पेज है इसके ऊपर यही डेफिनेशन लिखी हुई है। और नेक्स्ट पेज में जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें उन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी की फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी उसकी वैल्यू को देख के आपको किस चीज के बारे में आइडिया होता है, किसी क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस का नाम दे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये फिजिकल सिग्निफिकेंस को शो कर रहा है। उसमें दो तीन पॉइंट्स आपके आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि मेजर ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। एक तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको बता देगी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ी। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू छोटी होगी इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और हमें इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी। लेकिन जितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर इसका मतलब हमें एफर्ट ज्यादा करनी पड़ी है वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ठीक होगा। दूसरे नंबर पे है रिड्यूसिंग पावर। कि ये रिड्यूसिंग पावर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। वो कैसे कि ये इन्वर्सली रिलेटेड है कि जितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी यानी उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वहां से एटम से आपको एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। इसका मतलब वो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, जल्दी लूज कर लेता है। द एटम इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा तो फिर दूसरी जो स्पीशी उसके सामने है उसको वो जल्दी गेन करवा के उसकी रिडक्शन भी जल्दी कर देगा। इसलिए फिर हम कहेंगे कि रिड्यूसिंग पावर जो है उसकी वो ज्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करे उसकी दूसरे को रिड्यूस करने की सलाहियत ज्यादा, उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा। तो आयरन एनर्जी की वैल्यू उस वक्त चूंकि कम है और रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो इसलिए हम जुमला लिख रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितनी रिड्यूसिंग पावर आपकी जो है वो ज्यादा होगी आयरन एनर्जी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पे है मेटेलिक करेक्टर। मेटल आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, जो जितनी जल्दी लूज करेगा आप कहेंगे अच्छी मेटल है, उसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है जो आसानी से और जल्दी लूज करे। और आसानी से ये जल्दी लूज वही करेगा जिसकी आयरन एनर्जी की वैल्यू कम होगी और वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा। तो इसलिए ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है जब आयरन एनर्जी की वैल्यू लो होती है। इनवर्सली रिलेटेड है, जब लो होगी तो वो इजिली लूज करेंगे और मेटेलिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा।
चौथा पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से, ये आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ बुक पे, ये एडिशनली मैंने इसको ऐड किया है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से भी ये इंफॉर्मेशन आयरन एनर्जी की वैल्यू दे देती है। वो कैसे कि आप फर्स्ट आयरन एनर्जी, सेकंड आयरन एनर्जी, थर्ड आयरन एनर्जी, ये इनकी वैल्यूज देख लें, तो जिसमें आपको लार्ज गैप नजर आएगा तो वो बता देगा कि भाई ये वाले जो इलेक्ट्रॉन अब निकला है ये उसके वैलेंस शेल से नहीं बल्कि अंदर वाले कंप्लीट शेल से आया, तो इसकी ये वैलेंसी नहीं है। मसलन जैसे सोडियम की देखें ना, +1 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन स्टेट इसकी +1 होती है। अब इसका मतलब ये कि फर्स्ट आयरन आयरन एनर्जी की वैल्यू इसकी है 5.14, बड़ी आसानी से लूज कर दी है। और सेकंड की जब बारी आई तो वो है 47.28, इतनी ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर है। तो इसका मतलब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली पिछले कंप्लीट शेल से निकला है, उसके वैलेंस शेल से नहीं निकला, तो इसकी वैलेंसी +1 ही है। इसी तरह मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक लूज करे तो फर्स्ट इसकी है 7.64, दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 15.03, और तीसरे की वैल्यू 80 है। अब 15 और 80 में लार्ज गैप बता रहा है कि ये 80 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीट शेल से निकला है, उस एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, 7 और 15 वाले, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है ये वैलेंसी वो दो ही हो सकती है। ठीक हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। उसकी क्या वजह है कि बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, यानी ये उस पोटेंशियल उस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है जो हमें देनी पड़ती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम, गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो पोटेंशियल या वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़े, तो इस वजह से इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। और वाई गैसियस स्टेट ऑफ एटम, ये दो तीन हेडिंग है, वाई गैस स्टेट ऑफ एटम वाला और स्टेबिलिटी वाला, ये तीनों हेडिंग आपकी बुक पे, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का जिक्र है, ये तीसरी लाइन के एंड पे गैसियस फेज का जिक्र है, और ये सेकंड लास्ट लाइन के शुरू में स्टेबिलिटी का जिक्र है। तो ये तीनों पॉइंट इसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं जिसको यहाँ मैंने अलग अलग लिखा है। पहला तो हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों कहते हैं। अगला सवाल था कि गैसियस स्टेट ऑफ एटम्स क्यों है। जो भी मैंने बताया कि जब चीज सॉलिड में होती है तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, आप जब भी एनर्जी देंगे ना तो पहले वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ने में इस्तेमाल होगी, और सॉलिड को लिक्विड में बदलेगी, लिक्विड में भी फोर्सेस मौजूद होती हैं, वो फिर वो आपकी दी एनर्जी इस्तेमाल होगी लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ने में, और उसको गैस में बदलेगी। अब गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो जीरो हो गए, ठीक हो गए, लेकिन मालिक्यूल्स वहां बने पड़े हैं, तो मालिक्यूल्स को फिर तोड़ के एटमों में बदलने में एनर्जी अब इस्तेमाल होगी। जब एटम में बदल जाएंगे, जो कि आपके गैसियस एटम उस वक्त गैस फेज में होंगे, अब जो आप एनर्जी देंगे वो अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में इस्तेमाल हो रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि गैसियस एटम में स्टेट में होना जरूरी है, क्योंकि गैसियस स्टेट होगी तो फिर आपकी दी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में इस्तेमाल होगी, कहीं और इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अगर ये गैसियस स्टेट नहीं है, ये पीछे से किसी स्टेट से भी आप शुरू करते हैं, तो उसमें फिर और काफी सारी चीजें हैं जिनमें पहले एनर्जी वहां इस्तेमाल होगी, फिर बाद में जब वो गैसियस एटम्स पे पहुंच जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में इस्तेमाल होगी, तो इसलिए गैसियस एटम लेना जरूरी है। स्टेबिलिटी के हवाले से भी ये काफी इंफॉर्मेशन देती है कि डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, बल्कि इसे आप कह लें कि ये आप उधर ही उसमें रख लें, जो उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसी के अंदर ये पॉइंट होना चाहिए, ये स्टेबिलिटी वाला ना, क्योंकि उसी से रिलेट करता है। पैराग्राफ तो उधर अलग ही उसने दिया है, लेकिन मैं इसको इधर ही शामिल कर लेता हूँ क्योंकि ये आपका ना रिलेट इसी पॉइंट से कर रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को भी यही रख ले। स्टेबिलिटी क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब कि जितना आपकी आयरन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी वो जो एटम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं करना चाह रहा, वो अपनी जिस एटम जिस शक्ल में वो है उसी शक्ल में वो रहना चाह रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत उसकी नहीं है। जैसे नोबल गैसेज आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, तो इनकी आयरन एनर्जी की वैल्यूज आप देखेंगे तो वो वेरी हाई होगी, और वेरी हाई होने का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाह रहे, उनका बैलेंस मुकम्मल है और उसी हालत में वो रहना चाह रहे हैं।
तो जितनी आपकी आयनिक एनर्जी की वैल्यू हाई होगी, इसका मतलब एटम जो है वो ज्यादा स्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन लूज वो आसानी से नहीं करेगा, और किसी और चीज के साथ उसका रिएक्शन भी इतना आसानी से नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट आपके फिजिकल सिग्निफिकेंस के नीचे बन जाते हैं। ठीक हो गए। उसके बाद आ जाए टाइप्स आपके नोट्स पे, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये डिफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड और उनके ऑर्डर को भी डिस्कस किया होगा। ठीक हो गया। तो हम भी यहाँ पे उसी को, ये पॉइंट मैंने बनाए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि एक गैसियस एटम है, उससे आप एक इलेक्ट्रॉन ले लें एटम से, तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, जब आप एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो मोनो पॉजिटिव एटम बन जाएगा या मोनो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, एक एक पॉजिटिव चार्ज वाला। अब एक पॉजिटिव चार्ज वाला जो गैसियस आयन है, उससे एक और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है। और जो, और वो बन जाएगा डाई पॉजिटिव आयन। और अगर डाई पॉजिटिव आयन से एक और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी, और वो कहलाएगा ट्राई पॉजिटिव आयन। तो तीनों की वैल्यूज भी दी हुई है। फर्स्ट वाले की देखें 7.64 है, सेकंड वाले की देखें उससे ज्यादा है, थर्ड वाले की देखें और भी ज्यादा है। तो वजह क्या है इसकी? अब शॉर्ट क्वेश्चन इसका अमूमन यही बनता है कि जी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ग्रेटर है, सेकंड फर्स्ट से ग्रेटर है, इसकी वजह बता दें। तो हम उसे कहते हैं कि असल में वो जो रीजन आपको याद होगी, हमने कैटायन के साइज के वाले से बात की थी कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पिछलों के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो है वो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले की निस्बत से ज्यादा हो जाती है। ये हमने बात की थी आयनिक रेडियाई में कैटायन की हेडिंग के नीचे। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे आता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक लूज करके +1 बन चुका है, तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो गया, उसका साइज भी छोटा हो गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज्यादा हो गई। ठीक हो गया। इसी के नीचे लिख दे, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन साइज। ठीक हो गई। और फिर तीसरे, इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से वो साइज जो है वो उसका जो आयनस एनर्जी की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी। यानी एक एटम से जो ले ली, ठीक है, दूसरे में अब चूंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पहले की निस्बत से अब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जब दो निकाल चुके हैं तो तीसरे निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन पहले की निस्बत से अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक हो गए। तो ये इसकी रीजन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ऑर्डर वाला आपका जो है। उसके बाद है फैक्टर्स, आपकी बुक पे भी आगे अगले पेज के ऊपर फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी, उसमें ये 4-5 फैक्टर्स उसने डिस्कस किए हैं। उसके बाद उसने इसका ट्रेंड पीरियड्स और ग्रुप्स में ट्रेंड को डिस्कस किया है। ठीक है। अच्छा, ग्रुप के नीचे ये ना ग्रुप 1A और 2A का जिक्र है, इनका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है। फिर पीरियड्स के नीचे बोरोन बेरिलियम का शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का शॉर्ट क्वेश्चन है, या इसी तरह मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का शॉर्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस और सल्फर का शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ मैंने अलग से बना दिए हैं और उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो वहीं पे इसको कर लेते हैं, तो आपका ये टॉपिक इसमें इस तरह मुकम्मल हो जाता है। फैक्टर्स में पहले बात करते हैं जी। पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतनी वो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। तो फिर आपकी आयरन एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है तो वो न्यूक्लियस जो वैलेंस शेल है वो तो फिर न्यूक्लियस से दूर हो गया ना, तो उसके ऊपर फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसको फिर निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, थोड़ी एनर्जी लगेगी। शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, हमने कहा था शील्डिंग इफेक्ट क्या था कि इनर शेल जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आके बैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो उतनी वो अट्रैक्शन को कम कर चुके होंगे, जिसकी वजह से बैलेंस शेल को फिर निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, एनर्जी फिर हमें थोड़ी लगानी पड़ेगी। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में बात करें तो आपको याद होगा पेनिट्रेशन वाला एक टॉपिक हमने लास्ट एटॉमिक रेडियाई में जब डिस्कस किया था पीरियोडिसिटी में, कि वही वाली बात यहाँ पे है कि जो एस उसकी अगर एस में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वैलेंस शेल वाला, तो उसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए, पी से निकाल रहे हैं तो कम चाहिए, डी के लिए और कम, एफ के लिए और कम। वजह उसकी क्या थी कि जो पेनिट्रेशन टुवर्ड्स न्यूक्लियस,
वो s की ज्यादा है। ठीक हो गया, तो जितनी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी उतना वो न्यूक्लियस के करीब हो जाएगा, डिस्टेंस उसका कम हो जाएगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी उसके ऊपर ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उसको फिर निकालना हमारे लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा, तो आयरन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और पांचवा पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें हम कहते हैं अगर आप जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा क्योंकि वो स्टेबल है। हाफ एड से निकाल रहे हैं तो कंप्लीटली की निस्बत से थोड़ी कम एनर्जी होगी, लेकिन होगी अभी भी ज्यादा क्योंकि हाफ एड भी स्टेबल होता है। ठीक हो गया। और पार्शली फील्ड चूंकि इतना स्टेबल नहीं होता, इसमें ये वजह से इससे इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हैं तो एनर्जी इतनी ज्यादा लगानी नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट उसने लिखा है कि कंप्लीटली फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हाफ फील्ड जो है वो स्टेबल होता है, उसकी निस्बत से कम है, लेकिन अभी भी स्टेबल एनर्जी इसको भी रिक्वायर है काफी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को। और पार्शली फिर चूंकि कब से कम स्टेबल होता है इसलिए उसमें एनर्जी भी की अमाउंट भी हमें बहुत कम रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अच्छा, इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे ही अगले हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ट्रेंड में इसका ग्रुप और पीरियड में देखें तो ये जैसे आपने वो एटॉमिक रेडिया यानी आयनिक रेडियाई का ट्रेंड बात की थी कि ग्रुप में जाएं तो वो डिक्री उसके इंक्रीज होते हैं, और पीरियड में जाएं तो वो डिक्रीज होते हैं ना, तो ये उनका उल्ट है। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, अगर वो आपको याद हो तो आप इसका रिवर्स करके इसको याद रख सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसका रिवर्स हो जाती है कि ग्रुप में जाएं तो ये डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे जाएं तो ये डिक्रीज होती है। क्यों? नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से साइज बड़ा होता जा रहा है, शील्डिंग फैट भी ज्यादा होता जा रहा है। इन सारी बातों की वजह से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती जा रही है, जिस वजह से हमें एनर्जी थोड़ी लगानी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा, इसलिए आयरन एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो ये बढ़ रही है। क्यों? एक तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, हर एटम के साथ आगे आगे बढ़ते जाए तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और साइज भी छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पहले की निस्बत से बढ़ती जा रही है, तो वहां से फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा, इसलिए लेफ्ट से राइट जाए तो आयनस एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। अच्छा, अब ये उसकी दो जो शॉर्ट क्वेश्चन उसने बनाए आपके नोट्स में, ये वाले ना, बोरोन है, बेरिलियम ऑक्सीजन वाला, और ये मैग्नीशियम वाला। अच्छा, बोरोन और बेरिलियम की जो रीजन है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की भी वही सेम रीजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो रीजन है, फास्फोरस और सल्फर वाले भी वही सेम एक ही रीजन है। उसकी वजह ये है ना कि बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों तीसरे ग्रुप में, बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं, तो दोनों में सेम चीज चल रही है। इसी तरह ऑक्सीजन और सल्फर छठे ग्रुप में है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पांचवें ग्रुप के हैं, तो दोनों की रीजन सेम जाएगी। तो कोई भी इनमें से पूछ ले आपका आंसर यही रहेगा। अब जैसे मैंने वो लिखा है कि बोरोन ले ले या एल्यूमिनियम ले लें, क्योंकि ये तीसरे ग्रुप में है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की वो ये बनती है कि NS2 NP1 के वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, दो S में और एक P में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हमने अब जब रिमूव करना है तो वो पी से पहले निकलना है, और पी वाला यहाँ पे है पार्शली फील्ड है। ठीक हो गया, तो इसलिए वो एनर्जी कम रिक्वायर करता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। जब हम बात करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो है दूसरे ग्रुप में, ठीक है, इनके वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन देखें तो वो है NS2, यानी इनका वैलेंस शेल में S ऑर्बिटल है और वो कंप्लीट है, मुकम्मल है। अब मुकम्मल होने की वजह से वो तो थोड़ा स्टेबल हो गया। ऊपर वाले में P था वो पार्शली फिट था, वो कम स्टेबल था, आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, कि छोड़ने के बाद वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जब NS2 एक ऑर्बिटल मुकम्मल इलेक्ट्रॉन के साथ फील्ड नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे वो पहले ही स्टेबल है NS2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसने स्टेबिलिटी कम हो जानी है, NS1 हो जाना है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इस वजह से फिर ये मुकम्मल होने की वजह से और पेनिट्रेशन पावर भी इसकी ज्यादा होती है, तो इन सारी बातों की वजह से हम क्या कहते हैं कि भी कम्प्लीटली फील्ड जो स्टेबल है ऑर्बिटल है, जिसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होती है। इस वजह से हालांकि दूसरा ग्रुप वाला पहले था और तीसरे ग्रुप वाले बोरोन और एल्यूमिनियम उससे आगे थे, तो ऑर्डर तो यही था कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो आयरन एनर्जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो दूसरे ग्रुप की कम और तीसरे की ज्यादा होनी चाहिए।
लेकिन ये पार्शली फील्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की जो इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से वो ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया कि दूसरे ग्रुप वालों की एनर्जी ज्यादा थी, तीसरे वालों की कम हो गई। ठीक हो गई। इसी तरह ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं छठे ग्रुप के मेंबर हैं, इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, NS2 NP4। अब इसमें जो P है वो पार्शली फिल्ड है। यहां से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो पीछे NP3 बचेगा, और P3 जो होता है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाता है। तो हाफ फिल्ड तो आपको पता है ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो इस वजह से ये भी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, क्योंकि लूज करने के बाद ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाती है। तो इस वजह से इस पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, हमें एनर्जी थोड़ी कम लगानी पड़ती है। लेकिन जब आप नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करते हैं जो पांचवें ग्रुप में है, तो उनके वैलेंस शेल में कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3। ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखें ना, S भी मुकम्मल है और P जो है वो हाफ फिल्ड होके वो भी स्टेबल है, तो दोनों स्टेबल हैं। तो यहाँ से आप फिर जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो हाफ फील्ड स्टेबल पी ऑर्बिटल की वजह से एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो होना तो यही चाहिए था कि जो पांचवा ग्रुप है नाइट्रोजन फास्फोरस वाला, उसकी जो एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, और उससे आगे जो ऑक्सीजन और सल्फर वाले हैं छठे वाले, उनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्ट है कि जो पांचवे वाले हैं उनकी ज्यादा है। वो तो चलो हाफ फील्ड की वजह से होगा। और जब छठे पे आप पहुंचते हैं तो वहां चूंकि वो पार्शली फील्ड है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, इस वजह से उसकी एनर्जी जो ज्यादा होनी चाहिए थी छठे ग्रुप वालों की, वो कम हो जाती है, और आयरस एनर्जी की वैल्यू का जो ट्रेंड है उससे वो हट जाते हैं। ठीक हो गई। तो ये आपकी आयरस एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। ये